गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं पल्लवी नागपाल जरद, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। और हमारे वायदे के मुताबिक एक बार फिर से हम आपके लिए एक बहुत खास मास्टर क्लास लेकर आए हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। देखिए, बहुत से लोग जो है ना, उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो बिजनेस करते हैं, उनका अपना स्टार्टअप होता है किसी भी तरह का, चाहे छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, तो उनकी दिक्कत ये होती है कि वो बुक कीपिंग नहीं कर पाते हैं ढंग से। जी हाँ, बुक कीपिंग का मतलब है कि वो अपना बही खाता जो है ना, वो ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब चूंकि नमस्कार, आप जानते हैं प्रोफेसर बड़ा बिजनेस और हमारे वायदे के मुताबिक, तो बिल्कुल आप ये जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बही खाता यानी कि बुक कीपिंग करना आपके लिए कितना जरूरी हो जाता है, कैसे आप इसे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। 5 ऐसे फैक्ट्स जो हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं, और इन चीजों को बताने के लिए कि कैसे आप बुक कीपिंग कर सकते हैं, कैसे आप बही खाता मेंटेन कर सकते हैं, हमारे साथ एक बहुत ही खास एक्सपर्ट जुड़ रही हैं जिनका नाम है गुंजन हिरानी। गुंजन हिरानी का मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सीए हैं, जी हाँ, चार्टेड अकाउंटेंट है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, प्रैक्टिशनर है, एफसीए है, कंसल्टेंट है, यानी कि बहुत से लोगों को ये कंसल्ट करके बताती हैं कि किस तरीके से जो है उन्हें अपने बिजनेस को आगे करना है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, बुक कीपिंग कैसे करनी है, यानी कि बही खाता कैसे मेंटेन करना है, फाइनेंशियल एडवाइजरी अगर चाहिए तो ये गुंजन देती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, टैक्स की प्रिपरेशन हो गई, यानी कि अगर आपको अपने बिजनेस की फाइनेंस से जुड़ी हुई कुछ भी जानकारी चाहिए ए टू जी, तो आपको क्या करना है, गुंजन हिरानी को संपर्क करना है। आप इनके यूट्यूब चैनल पे भी जो है इनके वीडियोस को देख सकते हैं, इन्हें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आज गुंजन जो है वो आपको बताने जा रही हैं 5 ऐसी चीजें, 5 ऐसे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप अपने बिजनेस का बही खाता मेंटेन करते हैं। तो गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ा बिजनेस पर, और ओवर टू यू। थैंक यू पल्लवी जी फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन एंड नमस्कार सबको मेरी तरफ से। मैं हूँ सी गुंजन ईरानी, और जैसे कि पल्लवी ने आपको बताया अभी अभी कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। 2012 से आई एम अ सीए एंड सिंस देन आई हैव बीन इनटू प्रैक्टिस। सो आई हैव बीन इनटू कंसल्टिंग पीपल, उनके बिजनेस को कैसे उन्हें चलाना है, कैसे अपने टैक्सेस को सही तरीके से कम कॉस्ट में पे करना है सरकार को, कंप्लायंसेस को कैसे पूरा रखना है, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। और जैसा कि पल्लवी जी ने भी बोला कि कभी भी हम कोई छोटा बिजनेस खोले, बड़ा बिजनेस बोले, सबसे बड़ी टेंशन होती है कि हमें सरकार की नजरों में भी सही रहना है, हमें टैक्सेस भी टाइम से पे करने हैं, हमें बही खातों को अपने सही बना के रखना है। और कई बार सिर्फ इतनी सी लापरवाही भी हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। और इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि अगर आपकी बुक्स अच्छी हैं तो यानी कि आपके बिजनेस की कंडीशन बहुत अच्छी है। कहते हैं ना, जैसे हेल्दी रहने के लिए, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमें एक अच्छा रूटीन फॉलो करना पड़ता है, उसी तरीके से एक बिजनेस को हेल्दी रखने के लिए भी हमें उसकी बुक कीपिंग को बहुत स्ट्रांग रखने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर आपके बिजनेस की जो लाइफ है वो कितनी लंबी होती है, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज हो जाता है। और इसी सब चीजों से बचने के लिए आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो आपके बिजनेस को, बिजनेस की बुक कीपिंग को बहुत स्ट्रांग बना सकती है, आपको बहुत मदद कर सकती है बुक कीपिंग को सही रखने के लिए। शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर कर देती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी स्क्रीन दिख पा रही हो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुक कीपिंग के ऊपर 5 ऐसे फैक्ट्स जो आपके बिजनेस को बहुत ही स्ट्रांग बना देंगे, अंदर से इम्यूनिटी उसको ऐसी मिलेगी जिससे कोई भी छोटी मोटी परेशानी अगर आती है या फिर बड़ी से बड़ी परेशानी भी आती है, अगर आपकी बुक कीपिंग सही होगी तो वो परेशानी ज्यादा लंबा टिक नहीं पाएगी। शुरू करते हैं बुक कीपिंग के मीनिंग से। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी बुक्स की बुक कीपिंग अच्छी होनी चाहिए आपके बिजनेस की, तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि गुंजन जी, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन? आप कैसे समझाएंगे कि बुक कीपिंग क्या चीज होती है? तो उन्हें मैं समझाना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि बुक कीपिंग एक प्रोसेस होता है टू रिकॉर्ड योर कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी कि आपकी कंपनी में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मान लीजिए पैसा आ रहा है, जा रहा है, आप माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इन सारी चीजों को सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से डेली बेसिस पे संभाल के करना, इन सारी ट्रांजैक्शंस को, और इसको रिकॉर्ड करना, इसको बुक कीपिंग कहते हैं।
इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि बहुत सारी रिकॉर्डिंग टेक्निक्स होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए टैली यूज की या बिजली सॉफ्टवेयर यूज किया, ये सारी रिकॉर्डिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए हमने अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स के रूप में डेली बेसिस पे संभाल के रिकॉर्ड करके रखा। इसी पूरे प्रोसेस को बुक कीपिंग का मीनिंग दिया जाता है। यहां से शुरू करते हैं कि बुक कीपिंग हम समझ गए क्या होती है, लेकिन क्या बुक कीपिंग मेरे लिए जरूरी है? मैं मान लीजिए मैं एक छोटा सा बिजनेस करती हूँ जहां पे मेरा टर्नओवर कुछ 5 से 10 लाख रुपए है, तो क्या बुक कीपिंग हमारे लिए भी जरूरी होगी अगर हमारा उतना छोटा सा काम है, उतना छोटा सा बिजनेस जिसको कहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बुक कीपिंग दो चीजों के लिए जरूरी होती है। सबसे पहली चीज कि आपके बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको बुक कीपिंग चाहिए, ये जानने के लिए कि आपने साल भर में कितना मुनाफा कमाया या कितना नुकसान झेला। इस चीज की फिगर्स को निकालने के लिए हमें बुक कीपिंग करनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी जो हम मानते हैं बुक कीपिंग करने का रीजन होता है, वो होता है इनकम टैक्स और जीएसटी पर्पसेस के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, यहाँ पे इनकम टैक्स का मतलब होता है जो हमने कमाई की पूरे साल में, उसके ऊपर जो सरकार आपसे टैक्स एक्सपेक्ट करती है उसे इनकम टैक्स कहा जाता है। एंड सिमिलरली जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि मैंने अपने पूरे साल में बिजनेस में जितना सेल किया, चाहे सर्विस का चाहे गुड्स का, उसके अमाउंट पे जो मेरे को जीएसटी सरकार को पे करना होता है या जो इनपुट मेरे को लेना होता है, उसको हम कहते हैं जीएसटी। तो बेसिकली इनकम टैक्स और जीएसटी पर्पस के लिए भी हमें बुक कीपिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे अगर हमें टैक्सेस टाइम पे पे करने हैं, मान लीजिए अभी अभी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 22 खत्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब मान लीजिए मुझे इस 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने प्रॉफिट्स या लॉसेस निकालने हैं कि मैंने कितना मुनाफा किया या कितनी सेल की, और उसके बाद मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करूंगी, ये सारी चीजों का आंकलन, सही आंकलन करने के लिए मैं बुक कीपिंग की तरफ रुख मोड़ूंगी अपना। इनफैक्ट ये तो साल के अंत की बात हो गई। हम लोगों का, हम सीएस का तो हमेशा अपने क्लाइंट्स के लिए यही सजेशन होता है कि आप टाइम टू टाइम बुक कीपिंग कीजिए, यानी कि साल खत्म होने का इंतजार मत कीजिए बुक कीपिंग शुरू करने के लिए। इनफैक्ट हर दिन हर महीने आपको अपनी बुक्स बनानी चाहिए और उसे सही तरीके से मेंटेन भी करना चाहिए। आप खुद कर सकते हैं तो खुद कीजिए, वरना अगर आपका बिजनेस एक बड़ा बिजनेस है तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहिए होती है। पर आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ये समझा पाए कि अगर आप खुद से बिजनेस करना चाहते हैं, खुद से उसकी बुक कीपिंग करना चाहते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है। नाउ टैक्सेस पे करने के लिए मैंने आपको समझाया बुक कीपिंग की जरूरत पड़ती है, उसके अलावा एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉसेस निकालने के लिए भी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। अब एक्यूरेट एक्यूरेट प्रॉफिट्स का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपसे कोई अचानक से पूछ ले 6 महीने के बाद कि यार राहुल, तूने ये जो बिजनेस किया गाड़ी बेचने का, उसमें तूने कितना प्रॉफिट कमाया? तो राहुल को कुछ रटा हुआ तो होगा नहीं, उसको एक अंदाजन होगा कि यार मैंने 4 गाड़ी बेची, हर गाड़ी पे मैंने 10-20 हजार का प्रॉफिट कमाया, तो लगभग लगभग 70-80 हजार मैंने 6 महीने में कमा लिए। लेकिन अगर राहुल को लोन लेना है, उस लोन को लेने के लिए उसको बैंक के पास जाना पड़ेगा। जब राहुल उस बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा कि मुझे अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है, मुझे लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, तब उससे बैंक कहेगी कि लेके आओ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उस टाइम पे राहुल के आंकलन नहीं चलेंगे कि लगभग मैंने इतना काम किया, लगभग इतनी कारें बेची, लगभग इतना प्रॉफिट था। उस टाइम पे उसको एक्यूरेट प्रॉफिट चाहिए कि एक कार बेचने पे 10 हजार, दूसरी पे 20 हजार, तीसरी पे इतना, यानी कि मैंने पूरे साल में 75,500 रुपए का प्रॉफिट कमाया। और इसी को बोलते हैं बुक कीपिंग का असली फायदा। क्योंकि जब आपको लोन लेना है तब सबसे ज्यादा अगर आपको किसी चीज की याद आती है तो वो याद आती है अपनी बैलेंस शीट की, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। और इसलिए हमारा सजेशन होता है कि डे 1 से आपकी बुक कीपिंग शुरू हो जानी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज, आप सब जानते होंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम सबको लेना होता है, लेकिन अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मेरा बिजनेस इस लायक है कि मैं उस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर मेरी बिजनेस ट्रेडिंग गुड्स का है, यानी कि मैं सामान लेती खरीदती बेचती हूँ, तो फिर अगर मेरा टर्नओवर यानी कि मेरी सेल 40 लाख को क्रॉस करती है किसी एक साल में, और वो साल कौन सा होता है दोस्तों? एक फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल
21 से अप्रैल, मतलब अप्रैल के महीने से लेके मार्च 22 तक का। सो अगर मेरा अप्रैल से लेके मार्च तक के फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस करता है तो मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, मान लो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, जैसे कि मैं एक सीए हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देती हूँ, कुछ बेचती नहीं हूँ, सर्विसेज बेचती हूँ, सामान नहीं बेचती। तो इस केस में मेरा टर्नओवर की लिमिट होती है 20 लाख रुपए, यानी कि अगर मैंने एक साल में 20 लाख से ऊपर की सर्विसेज सेल की हैं तो मुझे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। नंबर 3 होता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, या फिर ऑनलाइन सेलिंग। आजकल आप सब लोग जानते हैं कि बहुत से लोग इंडिया में बैठकर इंडिया के बाहर खूब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे टर्नओवर नहीं चलता, यहाँ कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं चलती। अगर आप 1 रुपए का भी बिजनेस इंडिया के बाहर प्रोवाइड करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। यानी कि, और दूसरी एक और बात, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं यानी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आप इन जगहों पर अपना सामान बेचते हैं तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बुक कीपिंग कैसे है? इस टर्नओवर को सही निकालने के लिए जरूरी है कि आप पूरे साल की अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपने कैश अकाउंट्स को सही तरीके से मेंटेन करें, अपनी बुक्स को सही तरीके से मेंटेन करें, और उसी से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में मेरा टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख को क्रॉस किया या नहीं किया। क्योंकि आप सब समझते होंगे कि अगर मैंने टर्नओवर क्रॉस कर लिया और ये मुझे पता ही नहीं चला, मैंने बुक कीपिंग नहीं की, मैंने टर्नओवर पार कर दिया, साल के अंत में जाके मुझे पता चला अरे जी 70 लाख का टर्नओवर हो चुका है इस साल में, या मुझे उम्मीद थी कि 30-35 लाख हो गया और 45 लाख हो गया, 45 लाख हो गया, तो कुछ नहीं होगा। पर मेरे पास कभी भी फ्यूचर में जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो इसलिए हम लोगों की, आप लोगों को एक ही हिदायत होती है कि प्लीज टाइमली अपनी बुक कीपिंग को मेंटेन कीजिए। अब आप सब समझ चुके होंगे कि हमें बुक कीपिंग क्यों चाहिए, लेकिन क्या बुक कीपिंग सबको चाहिए? क्या कोई तरीका है बुक कीपिंग को अवॉइड करने का? मुझे ये सिरदर्दी नहीं पालनी, मुझे बुक कीपिंग नहीं करनी, क्या कोई भी एक आसान रास्ता है? बिल्कुल है। इसे बोलते हैं सेमी बुक कीपिंग, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। सरकार ने आपको एक बहुत अच्छे प्रावधान दिए हुए हैं। अगर आप लोग बिजनेस है, मतलब ट्रेडिंग बिजनेस है, सामान लेने देने का बिजनेस है, और आप सिर्फ इतना भी ख्याल रख लेते हो कि भैया मेरा टर्नओवर कितना है साल के अंत में, यानी कि मेरा टर्नओवर क्या 2 करोड़ को क्रॉस कर रहा है या नहीं, आप सिर्फ इतना बही खाता मेंटेन कर लो अपनी बैंक स्टेटमेंट से, अपने कैश अकाउंट से, आपको ये पता हो कि मेरा टर्नओवर कितना है, मेरा लगभग कितना खर्चा है, तो सरकार ने आपको एक बहुत अच्छा प्रावधान दिया है कि आप 6%, अगर आप पूरा व्हाइट का, आपका व्हाइट का काम है, मतलब बैंक में सारी सेल्स आ रही है आपकी, तो 6% का प्रॉफिट, या फिर अगर आप कैश में भी डील करते हो, कैश सेल भी है, तो 8% का प्रॉफिट। सिर्फ इतना सा प्रॉफिट सरकार को दिखा दो और उसके ऊपर बकायदा इनकम टैक्स पे कर दो, और सरकार आपको छुएगी भी नहीं। हाँ जी, अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं गया है और आप 6% या 8%, कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसका प्रॉफिट दिखा देते हैं, तो सेक्शन 44AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सरकार आपसे बुक्स नहीं मांगेगी, क्योंकि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सहारा लेते हैं। सिमिलरली आप एक प्रोफेशनल है, मान लीजिए सीए है, डॉक्टर है, लॉयर है, आर्किटेक्ट है, या कोई भी और इंजीनियर है, प्रोफेशनल बंदे हैं आप, और आपका टर्नओवर 50 लाख को क्रॉस नहीं करता है, तो आप 50% ऑफ टर्नओवर का प्रॉफिट दिखा के बहुत इजीली बुक कीपिंग से बच सकते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये, अगर दोनों प्रावधान आपके ऊपर है और सरकार आपसे बुक कीपिंग नहीं चाहती, तो आपको खुद के लिए भी बुक कीपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, एक अच्छा बिजनेस चलाने के लिए, कि मैंने वक्त वक्त पे कितना प्रॉफिट कमाया, और किस क्लाइंट से सबसे ज्यादा सेल आई, किस क्लाइंट से सबसे ज्यादा उधारी हुई, ये पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं कि मेरा कौन सा क्लाइंट मुझे सबसे ज्यादा पैसा देता है और कौन सा क्लाइंट सबसे कम पैसे देता है, तो हम ये नहीं, अच्छा एक बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम अगेन आपको सजेशन दे दें कि चाहे आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन करो, तो भी कोशिश कीजिए कि बुक कीपिंग को प्रॉपरली मेंटेन कीजिए। और यहां से शुरू होते हैं बुक कीपिंग की कुछ बेसिक टर्म्स, जो आपको इजीली पता होनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछे तो आपको 100% इसकी जानकारी होना, अगर आप एक बिजनेस करते हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है।
सबसे पहली टर्म जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है बैलेंस शीट। मान लीजिए आपको आपकी बैंक ने कहा कि भाई हम लोन तुम्हें दे देंगे, पर हमें कम से कम बैलेंस शीट तो लाके दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो लाके दो। और आप तब अपने कोई दोस्त को फोन करते हो, कहते हैं यार किसी सीए के पास ले चल, मुझे बैलेंस शीट चाहिए। तो बुक कीपिंग के जरिए आप इजीली अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं। बैलेंस शीट में क्या आता है कि आपके पूरे साल में आपके पास फिक्स्ड एसेट्स कितने थे। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी, कार, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, ऐसी चीजें जो फिक्स्ड हो, जो प्रॉपर आपका सामान हो, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अगेन आपकी बैलेंस शीट का एक दूसरा पार्ट होता है करंट एसेट्स, यानी कि कैश, एफडी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, आपके करंट एसेट्स में आपके डेटर्स, आपके वो लेनदार जिनसे आपको पैसा लेना है। उसके बाद सिक्योर्ड लोन्स, यानी कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसे बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। मतलब सिक्योर्ड लोन का मतलब हमने बैंक से लोन लिया लेकिन किसी चीज के एवज में, यानी कि मेरे पास एक घर था, मैंने उसको सिक्योरिटी पे जमा कर दिया और उसके बदले में मैंने सिक्योर्ड लोन ले लिया बैंक से। फिर एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन यानी कि मैंने बिना किसी चीज को दिए किसी थर्ड पार्टी से या बैंक से लोन ले लिया। फिर आपकी आती है इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स, आपने कहीं पे पैसा डाला है जैसे पीपीएफ में, पीएफ में, एफडी में। तो ये सारे आइटम्स जो अभी अभी मैंने डिस्कस किए ये आपकी बैलेंस शीट का पार्ट होता है। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज और यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, एक लाइव बैलेंस शीट। अभी आप जो मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है बैलेंस शीट। एक मान लीजिए कंपनी का नाम है मेसर्स अमित एंटरप्राइज। अब इस बैलेंस शीट में आप देखोगे यहाँ पे आ रही है इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, आपका जीएसटी का इनपुट। सिमिलरली आपकी लाइबिलिटीज में आ रहे हैं आपके लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटी में आ रहे हैं प्रोविजन, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इस पूरे फॉर्मेट को बैलेंस शीट कहा जाता है। और यहीं से हम शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ये तो बन गई हमारी बैलेंस शीट। पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है यानी कि हमारे प्रॉफिट का सही आंकलन हम कैसे निकाल रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखिए, जैसे ये मेसर्स अमित एंटरप्राइजेस का परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, आप देख पा रहे हैं कि उसने सेल कितनी की है, 2,97,00,000 की है। उसके बाद आपने परचेज कितनी की है, 2,95,00,000 की। उसके बाद आप कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि ऑडिट फीस आपने कितनी दी सीए को, बैंक चार्जेस कितने खर्च किए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना खर्च किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना खर्च किया। उसी वक्त आपने इनडायरेक्ट इनकम में कमीशन कितनी कमाई। इस सारे आंकलन को, और ये देखिए लास्ट में मेरा निकल के आ जाता है नेट प्रॉफिट, यानी मैंने पूरे साल में 12,60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। इसको कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं जिस बुक कीपिंग की बात कर रही हूँ उसका आउटकम कैसा होता है। अगर मैं वो बुक कीपिंग मेंटेन करती हूँ तो लास्ट में मुझे ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट मिलती है, जो कि मैं जाके कहीं पे भी जाके बैंक में देके या अपने किसी अनसिक्योर्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। इसके बिना आपका बिजनेस बहुत ही खोखला दिखाई देता है, या फिर मुझे तो लगता है कि जैसे बिना पहिए की कार मानी जा सकती है। इसके आगे अगर दोस्तों बढ़े तो सॉफ्टवेयर हम कौन से यूज कर सकते हैं बुक कीपिंग के लिए। आपको मैं बता दूं, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसके लिए आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि टैली एक सॉफ्टवेयर होता है बुक कीपिंग के लिए जो यूज किया जाता है। टैली का फ्री वर्जन भी होता है और पेड वर्जन भी होता है। सिमिलरली क्विक बुक्स, ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप ऑनलाइन अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं, यानी कि आपको ये बुक्स, ये ऑनलाइन जो आप बही खाते मेंटेन करते हैं, ये कहीं पे सेव करने की जरूरत नहीं है। तो सब क्लाउड पे, आपने सबने सुना होगा क्लाउड होस्टिंग क्या होती है, ये क्लाउड पे सारी बुक्स मेंटेन हो जाती है। टैली की ही जैसे एक और सॉफ्टवेयर होता है बिजी। बिजी और टैली में क्या फर्क होता है। बिजी थोड़ा सा इजी लैंग्वेज होती है। अगर आप लोगों को अपनी बुक्स खुद बनाना ट्राई करना है तो मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि आप बिजी ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप कहते हैं नहीं गुंजन जी हमें क्लाउड पे अपना डेटा रखना है, यानी कि आज मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, कल मैं आगरा चला गया, मुझे अपना कंप्यूटर नहीं ले जाना साथ में, या मुझे अपनी पेन ड्राइव में डेटा लेके नहीं घूमना, तो मैं अपनी बुक्स बनाऊंगा क्विक बुक्स पे।
क्विक बुक्स जैसे हम गूगल पे जीमेल खोलते हैं, वैसे ही हम क्विक बुक्स भी खोल सकते हैं और उसमें अपनी कई खाते मेंटेन कर सकते हैं। सिमिलरली क्विक बुक्स का एक कंपटीशन होता है जोहो। तो ये सारे सॉफ्टवेयर को यूज करके कई सारे स्मॉल बिजनेस अपनी बुक कीपिंग को मेंटेन करते हैं। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूंगी इसके फायदे क्या है बुक कीपिंग करने के। अभी तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि गुंजन जी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि बहुत सारे फायदे हैं बुक कीपिंग के, लेकिन थोड़ा गिनती कर लेते हैं और इसके अलावा भी अंततः फायदे हैं। लेकिन फॉर नाउ, नंबर 1, आपको मदद करता है सही टैक्सेस सही टाइम पे करने के लिए। मान लीजिए आपके प्रॉफिट बन रहा है 10 लाख रुपए का और उस 10 लाख के प्रॉफिट पे आपका टैक्स बन रहा है लगभग 1,15,000 रुपए। अब सरकार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करती है कि अगर आपका टैक्स 10,000 से ऊपर है तो आप एडवांस टैक्स के रूप में उसे साल के 4 क्वार्टर्स में पे करें। यानी कि अगर मेरा 1,15,000 का टैक्स है तो मैं 15 जून को 15%, फिर 15 सितंबर को 30%, फिर 15 दिसंबर को 75% और फिर फाइनली 15 मार्च को 100% टैक्स टाइम पे दे दूं। अगर मैं नहीं देती हूँ ये टैक्सेस टाइम पे तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, पेनल्टीज है, वो सब मुझे पे करनी पड़ेगी। नॉट पेनल्टी ऑन एडवांस टैक्स बट इंटरेस्ट। अगेन बुक कीपिंग आपको मदद करती है आपकी जीएसटी रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना टाइम पर। इसकी वजह से आपकी जो इंटरेस्ट और पेनल्टी कॉस्ट है, आपको मैं दोस्तों बताना चाहूंगी यहाँ पे, अगर हम जीएसटी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते हैं तो हमारी पेनल्टी आती है 25-25 रुपए पर डे की, यानी 50 रुपए पर डे। अगर हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते हैं, जिसकी अब ड्यू डेट आई गई है बस 31 जुलाई। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी आपकी बुक कीपिंग जो आपको हम समझा रहे हैं कि करनी बहुत जरूरी है टाइम पे, उसको प्लीज जल्दी से फिनिश कीजिए, उसको सही कीजिए, उसको करेक्ट कीजिए, उसको एक सही फॉर्म दीजिए या अपने एक्सपर्ट के पास जाइए, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम है 31 जुलाई 2022 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब मान लीजिए आपकी आज बुक्स ही नहीं बनी हुई है तो कैसे आप 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल करोगे। और मान लीजिए आप रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको जो पेनल्टी लगती है वो 1,000, 5,000, 10,000 आपकी इनकम पे डिपेंड होके इतनी लंबी चौड़ी पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा आपके बिजनेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिजनेस आइडियाज को। तो आप बिजनेस आइडिया को तभी एग्जीक्यूट कर पाते हैं जब आपका प्रॉफिट आपको पता हो कि टाइम टू टाइम क्या है, और वो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको अगेन बुक कीपिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब मैं आप लोगों से यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगी दोस्तों। सिंस मैं इतनी देर से आप लोगों से बातें कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ बुक कीपिंग क्या होता है, आप में से कितने लोग एक छोटा या बड़ा बिजनेस चला रहे हैं इस वक्त? बहुत ही छोटे लेवल पे या बहुत ही बड़े लेवल पे आपका एक बिजनेस रन कर रहा है, आप कोई सामान खरीदते बेचते हैं या फिर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप में से कितने लोग अच्छी सर्विसेज या अच्छा बिजनेस एक ऑलरेडी रन कर रहे हैं इस वक्त? बताइए। सो मुझे अपनी कोऑर्डिनेटर मैम बता रही है, पल्लवी जी बता रही है कि मैक्सिमम पीपल आर बिजनेसमैन। सो इन सारे बिजनेसमैन को मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी, आप में से कितने लोग बुक कीपिंग करते हैं? छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे आप लोग चाहे पूरी बुक कीपिंग नहीं कर पाते, लेकिन आपने आज तक कोशिश की है कि मैं बुक कीपिंग को शुरू करूं या बुक कीपिंग ट्राई करूं करने के लिए। आप लोगों में से जो लोग बुक कीपिंग करते हैं वो स्क्रीन पर यस लिख सकते हैं कि यस हम बुक कीपिंग करते हैं, या हम कोशिश की थी हमने बुक कीपिंग करने की, हालांकि हम इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि अभी दिक्कतें आ रही थी, हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे कंटिन्यू करना है। आप अपने बिजनेस आइडियाज को लाने के लिए कैसे बुक कीपिंग करते हैं? ऑल राइट, सो 50-50, मतलब कि आधे लोग बुक कीपिंग करते थे और आधे नहीं। तो उन आधे लोगों को मैं कहना चाहूंगी जो बुक कीपिंग नहीं करते थे, मुझे नहीं लगता कि आज शाम के बाद आप लोगों को बुक कीपिंग नहीं करना अच्छा लग सकता है। 100% आप लोगों को बुक कीपिंग समझ में भी आ रही होगी और ये भी पता चल रहा होगा कि वो इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। एंड इसी के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है आपकी बुक कीपिंग को जो हमने आपको सिखाया अभी कि टैली और क्विक बुक्स में हम कर सकते हैं। हम आपको ये सिखाएंगे कि
टैली में अगर मैं अपनी बुक्स को देखूं तो वो कैसी दिखाई देती है, यानी कि अगर मैं, आप ये देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे कि एक बैलेंस शीट मैंने खोली हुई है जिस फर्म का नाम है रॉयल क्लोथिंग। तो इस रॉयल क्लोथिंग की मैंने जब बैलेंस शीट खोली है तो आपको इजीली दिख पा रहा होगा कि फिक्स्ड एसेट्स कैसे लिस्ट बनी हुई है, कि भाई हमारे पास फर्नीचर है, आईपैड है, मोबाइल फोन है, एक नई कार है, ओप्पो F9 मोबाइल है, PS4 सोनी प्ले स्टेशन है, रेडमी फोन है, स्विंग मशीन है। अब इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स लिखी हुई है कि HDFC म्यूचुअल फंड है, IIFL सिक्योरिटीज चार्ज है, और उसके बाद आती है करंट एसेट्स। ये आप देख पा रहे हैं कि आप लोगों के करंट एसेट्स यहाँ पे लिस्ट हो गए। एंड उसी के साथ हमारा यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आप ये देख पा रहे होंगे कि कैसे सेल डली हुई है हमारी, की 2.5 करोड़ की हमारी सेल है लगभग। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1 करोड़ 85 लाख का है। उसके अलावा ओपनिंग स्टॉक, परचेज अकाउंट्स, ये सारी चीजें मिलके आपकी बुक्स बनती हैं। और इसी की ये टैली में कैसे बनती है, हम एक एक एंट्री पास करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाके आपको, मान लो आप पेमेंट कर रहे हो तो आप बैंक से अपनी पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। मान लीजिए किसी भी डेटर क्रेडिटर को आपने ये पैसे दिए, तो आप बैंक से जब आपकी पेमेंट हुई तो वो आपने यहाँ पे दिखाई कि मैंने भाई 5,000 की पेमेंट मैंने 31 मार्च 2021 को की। ये एंट्री पास करते वक्त आपकी एक बुक कीपिंग बनती जा रही है, और ये एंट्री पास होते ही आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ऑल राइट, सो आप लोगों को ये समझ में आ चुका है कि हमारी बुक कीपिंग कैसे बनती है, हमारे लिए बुक कीपिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, और एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि टैक्सेस टाइम पे करने के लिए हमें बुक कीपिंग को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहां से मैं एक और बात आप लोगों को गई समझाना चाहूंगी बिफोर हम अपना Q&A सेशन शुरू करें, कि GST में अगर आप बुक कीपिंग मेंटेन नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे नुकसान हो सकते हैं जो हमें उस वक्त पता नहीं चलेंगे। रीजन ये है कि मान लीजिए आप किसी से भी सामान खरीदते हैं, आपको सामान बेचना है आगे, पर उसके लिए आप रॉ मटेरियल तो लेंगे। उस रॉ मटेरियल को खरीदते वक्त आपको GST का एक इनपुट टैक्स मिलता है। और सिमिलरली जब आप वो प्रोडक्ट को पूरा शेप देके बेचते हैं तो फिर उसका आउटपुट टैक्स आपको पे करना होता है। जब आप बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं तो वो जो इनपुट टैक्स मिला उसका एक बही खाता बन गया, और जो आउटपुट टैक्स आप पे कर रहे हो उसका भी एक बही खाता बन गया। ये दोनों चीजों को सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, वरना आप ये आंकलन नहीं कर पाएंगे हर महीने कि भाई मेरे पास 100 रुपए का इनपुट आया और 200 रुपए का आउटपुट हो गया तो मुझे 100 रुपए बैलेंस पे करना है सरकार को। उसके लिए जरूरी हो जाता है GST के वजह से बुक कीपिंग मेंटेन करना। पल्लवी जी, मैं इसके बाद एक छोटा सा स्लाइड और ये टैली में ही और दिखाऊंगी, और उसके बाद हम Q&A सेशन शुरू कर सकते हैं। श्योर मैम, बिल्कुल हम कर सकते हैं Q&A सेशन। आप ये पहले टैली का पूरा जो चार्ट वगैरह है ये कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जब हम गए तो आपको इजीली दिख रहा होगा कि CGST, IGST, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, ये सारे टर्म्स आपको दिख रहे होंगे। ये सब मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। जो मैं आपसे अभी अभी बात कर रही थी कि जब हम कोई सामान लेते हैं तो हमें उसका इनपुट टैक्स मिलता है। मैं आपको एक सैंपल एंट्री दिखाती हूँ जो हम बुक कीपिंग में करते हैं। हमने इटालियानो फैब्रिक से कुछ सामान खरीदा और उसके एवज में हमें ये इनपुट टैक्स मिला 680 रुपए का। इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स। अब ये 680 रुपए का जो मुझे इनपुट टैक्स मिला, ये मेरे बुक्स में इकट्ठा होता गया और वो बन गया 12 लाख रुपए। यानी कि छोटी छोटी रकम से जो मेरे इनपुट टैक्स है वो बढ़ता गया और वो इकट्ठा होता गया। एंड सिमिलरली जब मैं सेल करती हूँ, ये देखिए, जब मैं सेल करती हूँ तो सेल की एंट्री मेरी कुछ इस तरीके से पास होती है कि मैंने डालमिया डिजाइनर को एक सेल की जिसके ऊपर मेरा आउटपुट टैक्स 4600 CGST SGST मुझे पे करना है। तो ये आपको सैंपल देख के आइडिया लग रहा होगा कि बुक कीपिंग में हमारी छोटी छोटी बातें कितनी इजीली कैप्चर हो जाती हैं। और ये तो टैली है। अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर में जाएंगे या फिर आप क्विक बुक सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो ये आपको और इजी लैंग्वेज में दिखता जाएगा।
क्योंकि ये टैली है तो ये हम एक्सपर्ट्स यूज करते हैं अपनी बुक्स क्लाइंट्स की बुक्स को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आप जब बिजी या क्विक बुक्स में जाएंगे तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप अपनी बुक्स को मेंटेन भी कर लेते हैं और आप उसको विजिबली देख भी सकते हैं। और आजकल तो आप वही क्विक बुक्स के यूजर आईडी पासवर्ड को अगर अपने सीए के साथ शेयर कर देते हैं तो बहुत इजीली आपकी बुक्स को एनालाइज करके आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को भी बना सकते हैं। तो ये कुछ आसान से तरीके हैं अपने बुक्स को मेंटेन करने के लिए। एंड यहाँ से मैं पल्लवी जी से करना चाहूंगी कि पल्लवी जी, अब हम अगर आपके व्यूअर्स रेडी है, हमारे व्यूअर्स रेडी है, तो हम एक Q&A सेशन शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन जो है आपने हमें बताया है, दिया है बुक कीपिंग के बारे में, यानी कि कैसे जो है बिजनेसमैन बही खाता जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। और हम Q&A सेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं तमाम दर्शकों से बस एक अपील करूंगी कि स्पैम करने के बजाय आप प्लीज सिर्फ अपने क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा आराम से कमेंट बॉक्स में देख पाऊंगी। एक दो व्यूअर्स ने ये गुजारिश की थी, विपिन ने कहा था कि आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। तो विपिन, मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगी और आपके साथ साथ बाकी दर्शकों को भी कि अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत आती है कि अगर आपको कोई चीज ठीक से पढ़ने में नहीं आ रही है तो आप स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल करके इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। आपको उस टाइम पे कमेंट्स नहीं दिखेंगे, आपको पूरी जो है स्क्रीन दिखेगी। तो आप आराम से सारा डेटा जो है वो पढ़ नहीं पा रहे थे वो आप आराम से देख पाएंगे। तो अगले वेबिनार्स में आप इस चीज का जरूर ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए आप Q&A सेशन की शुरुआत कर देते हैं। काफी सारे सवाल जो है आ चुके हैं। बाकी दर्शकों से भी मैं गुजारिश करूंगी कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है बुक कीपिंग के बारे में, बही खाता के बारे में, या फिर अगर आप जीएसटी से रिलेटेड भी, चूंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं सबसे पहला एक सवाल लेती हूँ अमन का। अमन जी कह रहे हैं कि वो एक कोचिंग बिजनेस जो है, ऑनलाइन कोचिंग जो है वो चलाते हैं और इस तरीके से वो ऑनलाइन चूंकि कोचिंग कर रहे हैं तो ऑल स्टेट्स में, जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं, वहां पे अपने क्लासेस वगैरह जो है वो लेते हैं। तो अब ये जानना चाहते हैं, जीएसटी से जुड़ा हुआ उनका सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे भी जीएसटी जो है वो भरना होगा। इनका ईयरली रेवेन्यू जो है इन्होंने बताया है कि इनका 20 लाख से कम है। इनका ईयरली रेवेन्यू अगर 20 लाख से कम है तो देर इज नो चांस कि इनको जीएसटी लेने की बिल्कुल भी जरूरत है, क्योंकि कोचिंग का मतलब है सर्विसेज प्रोवाइड करना। और जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तब आपके जीएसटी का टर्नओवर की लिमिट हो जाती है 20 लाख रुपए। एंड सिंस वो 20 लाख से कम आपका टर्नओवर बैठ रहा है तो आपको बिल्कुल भी जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि आप खुद से जीएसटी नंबर लें जब तक वो एक्चुअली आपके ऊपर एप्लीकेबल हो। तो बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है जीएसटी नंबर लेने की। बिल्कुल, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आपको भी जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 20 लाख से कम का है। उत्सव पूछ रहे हैं कि मैम आपने बताया कि कोई पर्सन अगर ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हो तो वो 40 लाख अगर उसने क्रॉस कर लिया तो उसे जीएसटी लेना पड़ेगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति जो है वो बिजनेस अगर करता है, उसके पास बैंक में एक नहीं दो तीन या मान लीजिए 4 अकाउंट होते हैं, सेविंग हो करंट हो, और वो दोनों करंट अकाउंट से अगर ट्रांजेक्शन करता है तो दोनों का ट्रांजेक्शन मिलाकर अगर 40 लाख प्लस हो रहा है तो भी क्या मतलब उसको जीएसटी लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? तो ये हालत 100%। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी पल्लवी जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए, जी, मैं सॉरी। ये जानना चाह रही थी कि ये कहना चाह रहे हैं उत्सव कि इनका दो तीन जो भी करंट अकाउंट्स हैं उनको मिला के जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो 40 लाख हो रहा है। तो ऐसे में अब इनको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगी पल्लवी जी यहाँ पे, और सर, कि जब हम बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उसके साथ हमारा एक पैन नंबर लिंक हो जाता है। तो आप एक अकाउंट खोलो, 2 अकाउंट खोलो या 10 अकाउंट खोलो, अगर वो एक इंसान के नाम पे है तो उसका पैन नंबर लिंक होता गया। यानी कि आपके अगर मल्टीपल अकाउंट्स में एक ही पैन नंबर है और आप चाहे 5-5 लाख के 10 अकाउंट खोल लो, टर्नओवर हो जाता है 50 लाख। तो ये 50 लाख रुपए आपके पैन से लिंक हो जाते हैं और ये पूरी इंफॉर्मेशन सरकार के पास जा रही है इस वक्त। तो सरकार को बहुत इजीली पता चल जाएगा कि इस पैन नंबर के एवज में 10 करंट अकाउंट में 5-5 लाख है, यानी कि हो गया 50 लाख। और जैसे ही 40 लाख को क्रॉस होता है तो हमारा सजेशन होता है इमीडिएटली आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि साल खत्म होने वाला है पर मेरा टर्नओवर ऑलरेडी 39.75 लाख हो गया है, तो हमारा अगेन आपको सजेशन होगा कि इस साल भले आप रहने दो, लेकिन जैसे ही अगला साल शुरू होने वाला हो आप ले लीजिए। अगर 40 लाख टच हो ही चुका है साल खत्म होने से पहले तो बिल्कुल, चाहे मल्टीपल अकाउंट्स हो, चाहे सिंगल अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, जस्ट दैट आपके पैन नंबर से लिंक अकाउंट में अगर मल्टीपल अकाउंट्स में टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हो रहा है तो जीएसटी इज कंपल्सरी।
तो इसको सर जी आप इस तरीके से समझिएगा कि ये जो पैन नंबर है ना, वो आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है ना, उसका एक एड्रेस है। और राइट। उसके बाद आप कुछ भी काम करेंगे, चूँकि फाइनेंस से रिलेटेड आप कुछ भी काम कर रहे हो और पैन नंबर उसमें डाला हुआ है, तो गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड है, तो ऐसे में आपको जीएसटी नंबर जो है लेना पड़ेगा, अगर 40 लाख से ऊपर है। अच्छा, गुड्डू ये पूछ रहे हैं कि मैं भी एक फुल टाइम शेयर मार्केट ट्रेडर हूँ, मुझे भी जीएसटी लेना होगा, तो एक बार ज़रा बता दीजिए, जो भी शेयर मार्केट से जुड़े लोग हैं, उनको किस सूरत में जो है वो जीएसटी नंबर लेना पड़ता है? क्या उनका कितना जो है मिनिमम ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए? क्योंकि मुझे हमारे पास काफ़ी जो है शेयर मार्केट से जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं। जितने मेरे दर्शक, हमारे दर्शक शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगी, आपको जीएसटी नंबर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे आप कितनी भी ट्रेडिंग करें, क्योंकि आप भी समझते हैं कि शेयर मार्केट में 20 लाख 40 लाख बहुत छोटी रकम हो जाती है, खासकर अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में डील कर रहे हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप डील कर रहे हो या फिर आप शेयर्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो इसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको बुक कीपिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और एक अच्छे एक्सपर्ट से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने की बहुत जरूरत है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि शेयर्स को, म्यूचुअल फंड्स को एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आप कभी भी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आपका स्टॉक नहीं बन जाता जब तक आप खुद ब्रोकर ना हो। मान लो मैं एक ब्रोकर हूं जो लोगों के शेयर खरीदवाते हैं, बिचवाते हैं, तो अब मैं जीएसटी सोचूंगी, क्योंकि मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ लोगों को शेयर्स खरीदने और बेचने में मदद करने की। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल नाम से अपने लिए शेयर्स खरीद रही हूँ और उसे टाइम टू टाइम बेच रही हूँ, चाहे कितनी बार कर रही हूँ साल में, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, जिनकी सैलरी 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 40 लाख है, तो वो अपनी सेविंग्स को एफडी में डालना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं उससे 4-5% से ऊपर का रिटर्न नहीं आएगा, तो वो उनको शेयर मार्केट में डालते हैं। तो इसका मतलब हर सैलरी का बंदा जीएसटी लेके बैठ जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो लोग सिंपली उसके शेयर्स की जो ब्रोकर स्टेटमेंट आती है उसको एनालाइज करके अपनी बुक कीपिंग करें, और फिर साल के अंत में वो सीए को प्रोवाइड करे, और वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, ये श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इनफैक्ट इन्होंने 2 सवाल पूछे, मैं दोनों सवाल आपको बता देती हूँ। पहला सवाल इनका ये है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, मतलब कि दोनों में अंतर क्या रहता है? और दूसरा इनका सवाल ये है कि क्या हम जीएसटी इनपुट जो होता है उसको कैश के तौर पर विड्रॉ कर सकते हैं? जी, पहले सवाल से शुरू करते हैं। बुक कीपिंग एक इंसान करता है अपने लिए, अपनी अगर मुझे अपने बिजनेस को सही दिशा देनी है, तो उसके लिए बुक कीपिंग बहुत जरूरी है। आपने अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से सॉर्ट किया है, इसमें आपके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आते हैं। आप अपने दिमाग के हिसाब से अपने, चाहे आप उसे कैश मैनुअली करो या फिर ऑनलाइन करो, वो आपकी चॉइस हो जाती है। लेकिन जब बात आती है अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग लॉज लग जाते हैं उसके ऊपर। सरकार ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आपको अकाउंटिंग करनी होती है। और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर फॉलो नहीं होती, तो आपकी अकाउंटिंग के सही मायने निकल के ही नहीं आते। तो आप समझ गए होंगे कि बुक कीपिंग होती है एक पर्सनल लेवल पे, और अकाउंटिंग होती है अगर आपको वो बुक्स कहीं इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जब जमा करनी है, अगर आपका ऑडिट हो रहा है, तो आपका सीए आपकी बुक्स को चेक करेगा, रिव्यू करेगा, तब उसे अकाउंटिंग माना जाता है। इनका दूसरा सवाल पल्लवी जी किस बारे में था? ये जानना चाहते हैं कि क्या जीएसटी इनपुट को ये कैश के तौर पर विड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सरकार ने डाली हुई है। मान लीजिए मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, मैं जूते बेचता हूँ, जूते खरीदता हूँ बेचता हूँ, तो मैं जो रॉ मटेरियल खरीदता हूँ जूतों का जो मैं रॉ मटेरियल लेती हूँ, वो मैं लेती हूँ 18% के रेट पे, मान लेते हैं। लेकिन जो मैं जूते बेचती हूँ वो बेचती हूँ 5% के जीएसटी पे, यानी कि 13% का रिवर्स इनपुट हो गया। मतलब हर बार मेरा वर्किंग कैपिटल फंसा रहेगा, और ऐसे केस में सरकार मुझे फुल आजादी देती है जीएसटी रिफंड को फाइल करने के लिए। इससे जीएसटी रिफंड कहा जाता है। दूसरा केस, जब मैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही हूँ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रही हूँ, मैं इंडिया के बाहर माल दे रही हूँ या सर्विसेज दे रही हूँ, तो जितनी भी मेरे इनपुट सर्विस इनपुट जीएसटी है, वो मेरे को आउटपुट से एडजस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेरा जो सारा इनपुट है, सरकार ने मुझे एक बहुत अच्छा बेनिफिट दिया हुआ है कि गुंजन जी, आप जितना मर्जी एक्सपोर्ट करो, आपका सारा इनपुट हम आपको 100% रिफंड कर देंगे। एंड इस तरीके से आपको अपना जीएसटी रिफंड मिल सकता है।
तो उम्मीद करती हूँ उत्सव जी आपको आपके दोनों सवाल श्री कृष्णा जी माफ कीजिए आपको आपके दोनों सवालों का जवाब जो है वो मिल गया होगा। राजदीप का अगला सवाल ले लेते हैं। थोड़ा-सा अलग तरह का दिलचस्प सा सवाल है, पर बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता भी है। वो जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि क्या हर तरह के बिज़नेस में टैक्स भरना पड़ता है? बिल्कुल, हर तरह के बिज़नेस में टैक्स भरना पड़ता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी इल्लीगल बिज़नेस में भी टैक्स भरना पड़ता है। जैसे कि आपको मैं बताऊँगी क्रिप्टो करेंसीज़। क्रिप्टो करेंसीज़ अभी भी लीगलाइज़ हुई हैं, नहीं हुई हैं, इस पे बड़े सारे आंकलन हैं। लेकिन एक समय था आज से 3 से 4 साल या 5 साल पहले, जब हमें पता भी नहीं था कि क्रिप्टो करेंसीज़ को एक्चुअली लीगल माना भी जाता है या नहीं। उस टाइम पर भी ये माना गया था और ये बकायदा नोटिसेस भी आ रहे हैं मेरे क्लाइंट्स को कि अगर आपने क्रिप्टोज में डील किया है, चाहे वो लीगल है चाहे वो इलीगल है, वी डोंट केयर, हमें उसके ऊपर टैक्स चाहिए। तो आप कोई भी बिजनेस करते हो, सरकार तो आपको कहेगी आप लॉटरी का बिजनेस करते हो, आप गेम्स खेलते हो ऑनलाइन, ये अगर उस गेम्स में भी आप प्रॉफिट कमाते हो, सरकार को मतलब है आपके मुनाफे से। अगर आपने किसी भी काम से मुनाफा कमाया है तो उस पे आपको 100% टैक्सेस देना कंपलसरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये बिजनेस तो इलीगल है तो मैं इस पर टैक्स भी नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। टैक्सेस देना इज कंपल्शन। तो चाहे आपको किसी भी तरह का बिज़नेस हो, अगर आपकी कमाई हो रही है, तो बेशक सी बात है कि सरकार की दी हुई कुछ तो फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर रहे होंगे, तो सरकार को आपको टैक्स जो है वो ज़रूर देना ही होगा। अगला सवाल लेते हैं विजय का। विजय जानना चाह रहे हैं कि ज़ोहो बुक्स का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जा सकता है? जोहो बुक्स में मैं आपको बताना चाहूंगी विजय, एक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जैसे जीमेल खोलते हैं, जैसे कोई भी ऐप होती है ऑनलाइन, वैसे ही जोहो बुक्स की भी ऐप होती है। अगर आप जोहो की बुक्स में जाके साइन अप कर सकते हैं, आप साइन अप करेंगे जब, तो वहां पे एक आपको लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। वो लॉगिन आईडी में आप चाहे 2 कंपनीज चलाओ चाहे 4 कंपनीज चलाओ, ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइडेड होती है। मान लो आप वहां पे 2 कंपनीज अलग अलग चला रहे हो, तो वो 2 कंपनीज में आप एक कंपनी खोल के अपनी बैंक स्टेटमेंट की एंट्री उसमें डाल सकते हो। जैसे मैंने अभी अभी आपको टैली में एंट्रीज दिखाई कैसे होती है, वैसे ही सिमिलर तरीके से और इनफैक्ट बहुत इजी तरीके से आप जोहो बुक्स को ऑपरेट कर सकते हो। आप उसमें बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे, अपनी एंट्री पंच इन करेंगे कि मेरा बैंक में से ये पैसा इस पार्टी को गया, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, और उस तरीके से आप धीरे धीरे अपने हर एंट्री डालते जाएंगे। इनफैक्ट कुछ क्विक बुक्स और जोहो में तो ये फीचर्स भी होते हैं कि वो बैंक को इंपोर्ट कर लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं, और आपकी अगर पार्टीज के नाम आपने डाले हुए हैं तो उसमें एंट्रीज ऑटोमेटिक डल जाती हैं। लेकिन हाँ, इस फीचर में भी आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ती है, क्योंकि आपको वो एंट्रीज को सेग्रीगेट करना पड़ता है। बट येस, इफ यू ट्राई यूजिंग दैट, आप सिंपल गूगल पे जोहो लिखो और आप करते जाओगे, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आप रुकोगे भी नहीं और आपकी बुक कीपिंग होती चली जाएगी। तो हमारे जितने भी दर्शक ये हमसे गुजारिश कर रहे हैं कि सेशन को एक बार फिर से थोड़ा-सा बता दिया जाए। अगर आपने लेट जॉइन किया है तो आप परेशान मत होइएगा। बिल्कुल सेशन के अंत में जो है वो गुंजन जी इस पूरे सेशन को एक बार अच्छे से समराइज़ करेंगी। फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन कर रहे हैं, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो जानना चाहते हैं गुंजन जी से। एक ऐसा सवाल हमारे पास आया है कि मैम ये प्रोफेशनल 50% अंडर सेक्शन 44 ए, ये उन्हें थोड़ा ठीक से समझ नहीं आया, तो वो जानना चाहते हैं कि ये क्या है सेक्शन, और थोड़ा-सा इनको दोबारा से आप एक बार बता दीजिए। ओके, सो 44 एडीए सेक्शन होता है। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और आपकी क्रॉस रिसीट्स, यानी कि आपके जो डेली कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं आपके क्लिनिक में, और वो आपको 1000 रुपए रोज एक अपॉइंटमेंट के देके जाते हैं, और आपने ये टोटल महीने का आंकलन किया कि 1 महीने में मैं 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की सर्विसेज में देता हूँ, रिसीट्स आती हैं, और साल के अंत में वो बन जाते हैं 24 लाख रुपए। अब सरकार ने आपको एक बहुत सुंदर सा बेनिफिट दिया हुआ है कि सिर्फ ये टोटल कर लो कि पैसा कितना आया। इतना सा अगर आपके पास टोटल है कि मेरे पास 24 लाख आए, तो सरकार आपको कहती है कि 24 लाख का 50% मैं प्रिजम्पटिव प्रॉफिट मानूंगी। 24 लाख का 50% हो गया 12 लाख रुपए। इस 12 लाख को आपका नेट प्रॉफिट मान लिया जाएगा, चाहे आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ या नहीं बनाओ।
आप ये 50% का एग्जेम्पशन ले सकते हो इजीली। मतलब आपको कोई खर्चे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई सैलरी, कोई रेंट, कुछ नहीं। आपको सिर्फ ये बताना है मैंने 24 लाख कमाया, उस पे 12 लाख का मेरा प्रॉफिट हो गया 50% एग्जेम्पशन आके, और उस 12 लाख पे आप स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेस दे सकते हो। और याद रखिएगा ये लिमिट 50 लाख की है, यानी कि अगर आपका 51 लाख का टर्नओवर है, प्रोफेशनल रिसीट्स है, तो फिर आपको ये एग्जेम्पशन कतई नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। अगला सवाल हमारे पास अजीत का एक आया हुआ है। ये जानना चाहते हैं कि एक जीएसटी नंबर पर कितने काउंटर खोल सकते हैं। आई गेस ये जानना चाह रहे हैं कि भाई अगर बिजनेस की कुछ ब्रांचेस है, लेट्स से अगर कोई किराने का बिजनेस है, तो वो कितनी दुकानें एक जीएसटी नंबर पर जो है वो खोल सकते हैं। तो अमित जी, यहाँ पे मैं आपको अजीत जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जीएसटी नंबर हर स्टेट का अलग अलग भी होता है, और आप चाहो तो हर सिटी का भी अलग अलग ले सकते हो। लेकिन मान लेते हैं कि, और इनफैक्ट हर दुकान का भी, यानी कि पैन आपका ही रहेगा उस जीएसटी नंबरों में। लेकिन आप कहते हो कि गुंजन जी, एक जीएसटी नंबर से मैं किराने की दुकान चलाता हूँ, दूसरे जीएसटी नंबर से मैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, आईटी सर्विसेज देता हूँ। तो सरकार ने आपको ये प्रोविजन दिया हुआ है कि आप एक जीएसटी नंबर ले लो अपनी किराने की दुकान के लिए, और एक और जीएसटी नंबर ले लो अपनी आईटी सर्विसेज के लिए, और एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप ये दोनों सर्विसेज एक ही जीएसटी नंबर में चलाओ। यानी कि आप कंप्लीटली फ्री हो यहाँ पे अपनी सर्विसेज को चलाने के लिए एक या दो जीएसटी नंबर पर याद रखिए हर स्टेट का जीएसटी नंबर अलग अलग होता है। यानी कि मेरी अगर दिल्ली में दुकान है किराने की, और उस पर मैंने एक जीएसटी नंबर ले लिया, और फिर मैंने एक मुंबई में दुकान खोली किराने की, और वहां पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं दिल्ली वाला ही जीएसटी नंबर वहां भी यूज करूंगा, तो वो हम एडवाइज नहीं करते हैं। उसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि सिंस स्टेट बदल गया है, तो वो जो टैक्स है वो दिल्ली सरकार के पास आता है जीएसटी का। अगर आप वही मुंबई में यूज करोगे तो मुंबई में जो आप सेल करोगे उसका टैक्स भी सीधा दिल्ली सरकार के पास जाएगा, विच इज नॉट राइट। तो आपके पास नोटिस आ सकता है। तो इसलिए सजेशन होता है कि जिस स्टेट में आपकी दुकान है उस स्टेट का आपका अलग एक जीएसटी नंबर होना चाहिए, और उसी को आपको बिजनेस उसी में ही रन करना चाहिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि स्टेट के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको जीएसटी नंबर मेंटेन करना होता है। मिथुन ये जानना चाह रहे हैं कि मैम मैं व्यापार ऐप पर सेल और परचेज जो है वो अपना रिकॉर्ड रखता हूँ, तो क्या मेरी बैलेंस शीट जो है वो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। इनका एनुअल बिजनेस जो है वो 10 लाख रुपए का है, और ये कहते हैं कि मैं वो अपनी बैलेंस शीट जो है वो मेंटेन रखना चाहते हैं। अगर आप व्यापार ऐप पे अपना सेल और परचेज मेंटेन कर रहे हैं, तो उनका एक फीचर होता है कि वो साल के अंत में आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगी, रिपोर्ट्स में जो आपको दिखेगा, अगर आप सिर्फ सेल और परचेज मेंटेन कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख सकता है, आपको बैलेंस शीट नहीं दिख सकती। आप ये भी मैंने जैसे आपको फर्क समझाया था, बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज का ब्यौरा होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी सेल, परचेज, खर्चे और इनकम का ब्यौरा होता है। तो अगर मान लो व्यापार आप पे सिर्फ अपनी सेल परचेज डाल रहे हो, हाँ, और उसके अलावा अपने खर्चे डाल रहे हो, आप उसमें बैंक स्टेटमेंट नहीं डाल रहे हो, किससे पैसा आया किससे नहीं आया ये नहीं डाल रहे हो, तो फिर आपकी बैलेंस शीट बनी नहीं सकती। अगर आपको अपनी बैलेंस शीट बनानी है तो आपको पूरे बही खाते उसमें अपने डालने पड़ेंगे, यानी कि बैंक स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी, कैश की एंट्रीज भी करनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी बैलेंस शीट का आउटकम निकल के आ सकते हैं, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा। एक और सवाल ले लेते हैं, हमारे पास क्योंकि समय कम बचा है इसलिए लास्ट के 2-3 सवाल ही और ले पाएंगे। एक सवाल आया है आर्ट्रॉक्स का, ये जानना चाहते हैं कि कोई अगर दीपक नाम का मान लीजिए व्यक्ति है, उसकी अपनी कोई कंपनी है XYZ करके, और सारे एक्सपेंसेस टैक्स वगैरह हटाने के बाद उस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 10 करोड़ होता है। तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि ये जितनी भी कमाई होगी 10 करोड़ की, ये XYZ कंपनी की होगी या उस व्यक्ति की होगी जो इस कंपनी का ओनर है। बहुत अच्छा सवाल है ये पल्लवी जी। मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि जब हम बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को या तो एक इंसान चला सकता है, या एक पार्टनरशिप फर्म चला सकती है, या एक कंपनी चला सकती है, या एक ओपीसी चला सकती है। मान लीजिए आपका जो पैन यूज हो रहा है, जो करंट अकाउंट यूज हो रहा है, वो कंपनी का है, उस कंपनी में दीपक नाम का डायरेक्टर है, तो वो जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो कंपनी का निकल के आ रहा है, और दीपक सिर्फ एक डायरेक्टर होने के लिहाज में वहां से सैलरी ले सकता है। ये जो कंपनी का प्रॉफिट है ये दीपक का नहीं है, लेकिन मान लो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, दीपक ने अपनी एक फर्म का नाम दे दिया दीपक एसोसिएट्स,
अब यहाँ पे जब करंट अकाउंट पे हम पैन नंबर देखेंगे, वो किसका है वो देखना जरूरी है। अगर वो दीपक का यूज हो रहा है, यानी कि एक सोल प्रोप्राइटर फर्म है, तो फिर जो प्रॉफिट निकल के आएगा उस दीपक एसोसिएट्स का, वो दीपक की इनकम टैक्स रिटर्न में जाएगा। चाहे वो 10 करोड़ है, चाहे 20 करोड़, वो दीपक के अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक एलएलपी, एक पार्टनरशिप फर्म, जो भी आप पैन यूज करो जिस एंटिटी का, उसी में ही टैक्सेस पे होंगे और प्रॉफिट जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। साहिल ने एक शुरुआत में सवाल पूछा था, अलग-सा सवाल था, लोगों ने काफ़ी अपनी तरफ से जवाब भी दिए हैं, इसलिए मैं गुंजन जी चाहूँगी कि आप ये सवाल का ज़रूर जवाब बताइएगा। क्या ₹0 से बिज़नेस शुरू किया जा सकता है? पल्लवी जी, मैं तो इसका जवाब हाँ ही कहूंगी, क्योंकि मैंने एक्चुअली ₹0 से ही अपना बिजनेस शुरू किया था। हाँ ठीक है, मेरे पास एक डिग्री थी, और जब हमारे पास एक डिग्री होती है तो हमें शायद किसी पैसे की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से कई बार ₹0 से बिजनेस किया जा सकता है, और कई बार नहीं भी। डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है। ये डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा साहिल कि आप किस तरीके का बिज़नेस जो है वो कर रहे हैं। एक सवाल और आया था कि चूँकि हम ये बुक कीपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जानना चाहते थे कि बिज़नेस जो है उसके लिए बुक कीपिंग क्यों ज़रूरी है? कैसे जो है वो बिज़नेस स्ट्रॉन्ग होता है अगर हम रेगुलर बुक कीपिंग करते हैं, बही खाता मेंटेन करके रखते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि पल्लवी जी, अगर सिंपल सी एक बात समझाती हूँ, अगर मैं एक बिजनेस कर रही हूँ या मैं एक कार चला रही हूँ, वो कार के 2 पहिए डिप्रिशिएट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो वो कार नहीं चल सकती है। वो कार कहीं ना कहीं रुकेगी ही रुकेगी, प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सिमिलरली जब मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, उसमें ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि जो मेरी सेल आ रही है, जो मेरी परचेज है, वो सही है या नहीं। मान लो मैं ₹10 का प्रोडक्ट खरीद रही हूँ और उसे ₹11 में बेच दे रही हूँ, यहाँ तक सब सही सुनने में आ रहा है कि ₹1 का प्रॉफिट है। पर मान लो वो ₹11 का बेचने के लिए मुझे 2 सेल्समैन रखने पड़ रहे हैं, जिनको मैं ₹2 सैलरी दे रही हूँ। यानी कि मेरा खर्चा हो गया ₹10 प्लस ₹2 की सैलरी, यानी ₹14। और मैं प्रोडक्ट बेच कितने का रही हूँ? ₹11 का। तो यानी कि मैं लॉस में काम कर रही हूँ। तो अगर मैं लॉस में काम कर रही हूँ, तो काम करने का क्या कोई बेनिफिट हुआ? बिल्कुल नहीं। कोई बिजनेस क्या लॉस के लिए काम करता है? बिल्कुल नहीं। तो इस सारी चीजों को कैलकुलेटेड तरीके से काम करने के लिए बुक कीपिंग जरूरी है। जब आप बुक्स बनाते हैं तो आपको दिखता है कि ₹10 का परचेज है, ₹2 की कॉस्ट है हमारी इसको बेचने की, तो ₹14 जब मेरे इकट्ठे मुझे दिखते हैं, तब मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे भाई ये ₹15-16 का कम से कम बेचना होगा एक सेल पे प्रॉफिट कमाने के लिए। और बुक कीपिंग इसलिए ही बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है। तो बुक कीपिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अगर आपको ये हिसाब लगाना है कि वाक़ई आपका बिज़नेस जो है वो प्रॉफ़िट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, खर्चे कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, इसके लिए बुक कीपिंग आपके लिए ज़रूरी है। आखिरी सवाल जो मैं इस सेशन का अब लेना चाहूँगी सागर का। सागर कह रहे हैं कि मैम जो एफ़िलिएट मार्केटिंग करता है या अगर इनके पास किसी तरह का रेंट आ रहा है जो इनकी कंपनी के नाम पे आ रहा है, तो क्या उसके लिए भी इनको जीएसटी नंबर जो है वो लेना पड़ेगा? अगर रेंट आ रहा है आपकी कंपनी को, तो उसको सर्विसेज माना जाता है, सेल नहीं माना जाता, गुड्स की सेल नहीं माना जाता, सर्विसेज माना जाता है। तो यस, अगर आपकी रेंटल इनकम 20 लाख को क्रॉस कर रही है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो 200% आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि रेंटल इनकम को सर्विस इनकम कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आप एक तरीके से इनडायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपने रेंटी को। तो इसलिए यस, अगर आप रेंटल इनकम आपकी क्रॉस हो रही है टर्नओवर लिमिट को, तो 100% आपकी जीएसटी की कंपल्शन आ जाती है। तो टर्नओवर लिमिट पे जो है काफ़ी चीज़ जो है वो डिपेंड करती है। मैम चूँकि टाइम हमारे पास अब खत्म होने वाला है तो सवाल मैं दर्शकों से माफ़ी चाहूँगी कि और ज़्यादा हम नहीं ले पाएँगे। लेकिन गुंजन जी चूँकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सेशन जो है थोड़ा-सा लेट जॉइन किया था, उनके लिए एक बार आप पूरे सेशन को जो है क्विकली 2 से 3 मिनट में समराइज़ कर दीजिए ताकि उनको तमाम चीज़ें जो हैं अच्छे से पता लग जाएँ। श्योर, मैं यहाँ पे फिर से एक बार स्लाइड चला देती हूँ और 1 मिनट के अंदर इसको समराइज कर दूंगी। सबसे पहले हमने समझा था कि बुक कीपिंग का मतलब क्या है। अपनी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ऑर्गेनाइज तरीके से डेली बेसिस पे जब हम करते हैं, उसको बुक कीपिंग कहा जाता है। और सिमिलरली हमें बुक कीपिंग क्यों चाहिए, एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आता है। तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स की पेमेंट और जीएसटी पर्पजेस के लिए बुक कीपिंग को मेंटेन करना जरूरी होता है।
क्या बुक कीपिंग हर बिजनेस के लिए जरूरी होती है? मैं कहती हूँ नहीं, लेकिन हाँ, टर्नओवर मेंटेन करना हर बिजनेस के लिए जरूरी हो जाता है, चाहे आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सहारा ले, जो कि मैंने बताया था कि प्रोफेशनल्स अगर आप हैं तो 50 लाख का टर्नओवर अगर आपका क्रॉस नहीं होता है तो आप 50% प्रॉफिट प्रिजम्पटिव बेसिस पे मान के सरकार को टैक्स दे सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एक बिजनेसमैन है तो 2 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस करके आप नहीं करते, अगर 2 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस, तो 6% या 8% प्रॉफिट दिखा के आप अपनी बुक कीपिंग को अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर फिर भी आपको अपनी पर्सनल बिजनेस के लिए आपको बुक कीपिंग जरूरी लगती है तो बिल्कुल उसका कोई उपाय नहीं है, आपको बुक कीपिंग करना जरूरी हो जाता है। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ बेसिक टर्म्स मैंने समझाई थी बुक कीपिंग के लिए, कि बैलेंस शीट क्या होती है। जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज को सही तरीके से पेश करते हैं उसको बैलेंस शीट कहा जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है हमारे डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, यानी हमारी सेल परचेज, इन सब के आंकलन को जो हम दिखाते हैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम मैंने बताए थे जो बुक कीपिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, जिनमें से कुछ फ्री भी होते हैं, जैसे कि टैली, क्विक बुक्स, बिजी, जोहो, या इसके अलावा व्यापार, इन्होंने अभी मेरे दर्शक ने बताया था कि व्यापार हम यूज करते हैं। इसके अलावा हमने बताया था कि बेनिफिट्स ऑफ बुक कीपिंग क्या हो जाते हैं, आपको टैक्सेस टाइम पे करने को मिलते हैं, आप जीएसटी रिटर्न्स, आप इनकम टैक्स रिटर्न्स टाइम पे फाइल कर सकते हो, आप अपने बिजनेस आइडियाज को ढंग से एग्जीक्यूट कर सकते हो, दस आपकी प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आ सकते हैं, सीए गुंजन हिरानी के नाम से वो यूट्यूब चैनल है, तो वहां पे आप आके हमारे वीडियोस जो हम रेगुलरली डालते रहते हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर मेरा आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, या मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक पेज है हम लोगों का, वो भी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप इजीली हमसे रीच आउट कर सकते हैं हमें। तो अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो हमने चूंकि आपको अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब जो है, सारी तमाम डिटेल्स जो है वो दे दी हैं, आप इनको रीच आउट कर सकते हैं और आप इनसे जो है मदद भी ले सकते हैं। नीलेश, आप जो सवाल पूछ रहे हैं गोल से जुड़ा हुआ, वो आज के सेशन से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने इस सवाल को शामिल नहीं किया है। जब भी हम गोल्स पर सेशन करेंगे तो आप अपना सवाल जो है वहां पर हमसे जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हम बुक कीपिंग का सेशन कर रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच गुंजन मैम, आपने बहुत अच्छे से डिटेल में हमें ये समझाया कि बुक कीपिंग कैसे कर सकते हैं, क्यों किस बिजनेस के लिए करना बुक कीपिंग जरूरी हो जाता है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में अक्सर लोगों को डिफरेंस नहीं समझ आता था, आपने बखूबी हमें ये भी समझा दिया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को भी उनके सवालों के जितने सवाल हम शामिल कर सकते थे, काफी सारे सवाल हमने लिए हैं, तो उन तमाम सवालों के जवाब जो है वो भी अच्छे से मिल गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू सो मच।